के संविधान के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। पर हमारी बहन बेटियों पे यदि बात आने लग जाएगी, उनको लोग छेड़ने लग जाएंगे, तो संविधान को, इस नियम कानून को अलग रख के भी हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं रह पाएगी। हमारी बेटियों पे यदि कोई आंख डाले, कोई हाथ डाले, तो उसका हाथ और उसका धड़, उसका सिर उसके धड़ से अलग होना चाहिए। नहीं हो पाया तो हमें अपने आप को क्षत्रिय कहने से कहीं ना कहीं पीछे हटना चाहिए कि हम क्षत्रिय नहीं है, हम क्षत्रिय कुल में पैदा नहीं हुए। ये बात भड़काऊ या इस प्रकार की नहीं है। जिस प्रकार से मेरे को घटना बताई गई कि हमारी बेटी को चलते हुए रास्ते पे छेड़ दिया गया, मतलब हम इतने नपुंसक हो गए हैं कि हमारी बेटी घर से निकलेगी और उसको छेड़ देंगे। इतने नपुंसक तो नहीं हुए, हो गए क्या इतने नपुंसक कि हमारी घर से हमारी बेटी जाएगी स्कूल, उसको कोई रास्ते में छेड़ देगा। यदि कोई छेड़ेगा तो उसका सिर धड़ से अलग होना चाहिए। नहीं हो पाया तो अपने आप को राजपूत मत बोलना, क्योंकि हमें सुरक्षा के लिए लोग चुनते हैं कि क्षत्रिय है मतलब सुरक्षित है। क्षत्रिय सुरक्षा प्रदान करता है महिलाओं को, ब्राह्मणों को, सनातन को। और यदि हमारी बहन बेटियां सुरक्षित नहीं रही तो हमें जीने का भी अधिकार नहीं। हमें इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इकट्ठे भी होना पड़ेगा। थोड़े टाइम पहले हमारे ही भाइयों की दुकानें जला दी गई, उस पर अभी तक पुलिस प्रशासन ने कोई कायमी या कार्रवाई नहीं करी। जो घूम रहे हैं वो घूम रहे हैं और हमारी बेटियों को अलग से छेड़ रहे हैं। हमारी बेटियों के लिए लड़ना सीखो, क्योंकि हमारी जो एक लड़ाई है वो यही है कि हमारी बेटियों पे किसी ने आंख उठाई तो उसको छोड़ा नहीं जाएगा। ये सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए हमारा। कोई सी भी स्थिति पैदा हो, एक व्यक्ति जवाबदारी ले सकता है। यदि हमारी बेटी को कोई छेड़ रहा है तो एक व्यक्ति जेल भी रह सकता है। संविधान और नियमों का पालन करेंगे। हमारी बेटी को किसी ने छेड़ा या उस पर हाथ डालने की कोशिश करी तो एक युवा जेल जाने में सक्षम है। यदि या तो पुलिस उसको जेल पहुंचा दे, सामने वाले को पुलिस ने नहीं पहुंचाया और अगली ऐसी कोई घटना हुई तो हमारा युवा जवाबदारी भी उठाएगा और उसका सर भी कलम करके आएगा। हम इतने कट्टर और इतने ईमानदार हैं कि हम कभी भी संविधान या देश के विरोध में नहीं जाते। राष्ट्र के लिए सर्वप्रथम किसी को बलि देने की जरूरत पड़ेगी तो हम देंगे, पर हमारी बेटियों की सुरक्षा करना भी सरकारों की जवाबदारी है। इस प्रकार से रास्ते में चलती हुई बेटी को कोई छेड़ देगा और हम चुपचाप नहीं बैठेंगे। बैठेंगे क्या चुपचाप? तो हम जिन चीजों के लिए लड़ रहे हैं इसीलिए लड़ रहे हैं कि हमारे साथ कहीं ना कहीं अन्याय हो रहा है। एक हमारे समाज का व्यक्ति हीरा व्यापारी, उसके साथ धोखाधड़ी करके जाता है और उसके लिए हम धरना प्रदर्शन देते तो पुलिस लाठी चलाती है। जो शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करते हैं उसको तो पुलिस मारती है और इस प्रकार से छेड़ने वालों को खाली पकड़ के डाल देती है। ये कहां का न्याय है? अपराधियों पे तुम्हारा कोई शिकंजा नहीं है और जो कोई अपने हक अधिकार के लिए लड़ रहा है उनको तुम लाठी डंडों से दबा रहे हो। तुम्हें दबाना है तो अपराधियों को दबाओ, अपराधियों को पकड़ो, अपराधियों को एनकाउंटर करो, कोई साथ नहीं खड़ा रहेगा। पर कोई समाज की बात करता है, समाज के लिए न्याय मांगता है, उसको तुम मारते हो, डंडे से दबाते हो, तो हम डरने वाली कौम नहीं, हम तो लड़ने वाले हैं। हमारे पूर्वज पहले भी लड़े हैं, अब भी लड़े हैं। इस संविधान की, इस देश की रक्षा इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज हमें जवाबदारी दे गए हैं कि 565 रियासतों का जो विलय किया वो इसलिए किया कि इस एक भारत की आवश्यकता थी। इस जनता, जो हमारे रियासतों की जनता थी, वो चाहती थी कि हमारा राजा समर्पण करे, हमारा राजा पीछे हटे, बलिदान दे। तो हमने पहले सिर काट के बलिदान दिया, इस बार रियासतें दान करके भी बलिदान देके ये बताया कि हम हमारी जनता के लिए जीते, हमारे लोगों के लिए जीते। तो हमने उन 565 जो रियासतें थी उनका विलय करके ये बताया है। और ये ऐसा नहीं कि हमको उन 565 रियासतों का विलय करने के बाद छोड़ दिया है। यदि सरकारें हमारे लोगों पे अत्याचार अन्याय करेगी तो ये 565 रियासतों के जो वारिसदार है ना, वो फिर से खड़े होकर अपनी रियासतें मांगेंगे इस देश से। जो हमने दिया है ना वो जनता की सुरक्षा और उनकी हिफाजत के लिए दिया है। यदि आप नहीं कर पाओगे तो हम फिर से हमारा हक मांगेंगे। और अभी जो हम मांग रहे हैं, इस लोकतंत्र में अपना हक मांग रहे हैं। आर्थिक आधार पे आरक्षण की बात करना कौन सा गलत है? आर्थिक आधार पे आरक्षण होगा तो एक एसटी एससी का जो एसपी है, कलेक्टर है, जज है या जो बड़ा नेता है उसका ही तो आरक्षण समाप्त होगा। हम ये थोड़ी चाहते कि कोई गांव में बसता है, जो गरीब बस्ती में रहता है, उस एससी या एसटी के वर्ग के भाई का आरक्षण समाप्त हो जाए। हम चाहते हैं आर्थिक आधार पे हो, जो गरीब हो उसको आरक्षण का लाभ मिले, चाहे वो हमारे समाज का हो या आपके समाज का हो। जो अमीर है वो अमीर के साथ कंपटीशन करे, मध्यम वर्गी के साथ कंपटीशन करे, और जो गरीब है वो गरीब के साथ कंपटीशन करे। यही हमारी मांग है। हम किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहते। एट्रोसिटी एक्ट में क्या चाहते हैं कि हमारे ऊपर कोई झूठा मुकदमा लगा के हमारे लोगों को अंदर नहीं करा पाए। यदि किसी के साथ अत्याचार होता है, किसी को कोई घोड़ी से उतारता है, हमें याद करना, हम उसको घोड़ी पे बैठ के नहीं, हाथी पे बैठ के उसका सेल निकलाएंगे, उसका स्वागत करवाएंगे। हमें इससे एलर्जी नहीं है कि कोई घोड़ी पे बैठ रहा है, कोई हाथी पे बैठ रहा है। हमारी तरफ से आपके पास पैसा है तो आप घोड़ी लाओ, आपके पास हाथी है तो हाथी पे सेल निकालो। हम स्वागत करेंगे, हम सत्कार करेंगे, आपका विरोध नहीं करेंगे। पर इस नाम से झूठे मुकदमे में हमारे युवाओं को फंसाना और उनका जो कंपटीशन एग्जाम में भाग लेने के लिए क्या चाहिए? चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए।
आप उनसे उनका चरित्र प्रमाण पत्र छीन लेते हो एक झूठा मुकदमा दर्ज करा के। हम चाहते हैं उसमें कि उसमें ऐसी व्यवस्था बने कि जो जांच की व्यवस्था नहीं है वो जांच की व्यवस्था हो जाए। बिना जांच के आज एट्रोसिटी एक्ट में गिरफ्तारी होती है। हम चाहते हैं कि पहले जांच हो उसके बाद गिरफ्तारी हो। यदि हमारा व्यक्ति दोषी है तो आप गिरफ्तार करो, निर्दोष है तो उसको बाइज्जत बरी करो, पर यही थाने से ही। हम सालों साल केस नहीं लड़ेंगे कोर्ट में। आपने कई मुकदमे देखे होंगे ST/SC में जो 10-10 15-15 साल तक चलते हैं मुकदमे, और 15 साल बाद उसको निर्दोष साबित किया जाता है। तब तक वो युवा जो होता है वो अवरेज हो जाता है, किसी वैकेंसी में भाग नहीं ले सकता। तो 15 साल के बाद उसको न्याय मिलता है तो क्या शासन उसको 15 साल की छूट देती है नौकरी में? कभी नहीं देती। वो बोलती है कि ये तो आपका फाल्ट था, आप 15 साल पहले आते तो नौकरी मिलती, 15 साल बाद थोड़ी मिलेगी। तो हमारे साथ एक तरह से अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के विरुद्ध हम लड़ रहे हैं। आप सबकी जवाबदारी है कि आपको इस अन्याय के विरुद्ध जो एक हवन हो रहा है, एक आंदोलन हो रहा है, उसमें आपको खुद उपस्थित होकर आहुति देना है, उस हवन में सम्मिलित हो, अपनी बातों को, अपने मुद्दों को लिए, अपने अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं। आप सबके अधिकार हैं। हमने एक बेटियों की बात करी, क्या बात करी? हमने जाति धर्म यूं थोड़ी बोला कि राजपूतों की बेटियों के लिए आप कानून बनाओ। हम चाहते हैं कि समूचे हिंदुस्तान में जितनी भी बेटियां रहती है, भले वो किसी भी जाति धर्म की हो, उनके लिए कानून बनना चाहिए कि जिस प्रकार से कोई लड़का उसको भगा के ले जाता, भेला फुसला के ले जाता और उससे शादी कर लेता, और कई बार अपने को मालूम पड़ता है कि बेटियों की लाशें मिल रही है थोड़े टाइम बाद, तो वो उनकी गलतियां होती है। और एक कम उम्र में ऐसी गलतियां बहुत सारे बच्चे करते हैं, पर उसको संभालने के लिए जो सरकार ने कानून नहीं बनाना, उस कानून की मांग कर रहे हैं। अभी सरकारों ने उनको खुला छोड़ रखा है। 18 साल का बेटा है, बेटी है, वो उसकी मर्जी से शादी कर सकती है और माँ बाप की इज्जत को तार तार करके जाती है। हम चाहते हैं सारे जितने भी नियम कायदे हैं उनको दो, उनको सारी आजादी, सारी छूट दो, पर जब बेटा और बेटी उसकी शादी हो, वो 18 साल से ऊपर के हो जाए, तो उनकी शादी का अधिकार माँ बाप को होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यदि बेटे बेटी की शादी में माता पिता की अनिवार्यता निश्चित कर दी जाएगी, कानून बना दिया जाएगा कि माता पिता की अनिवार्यता आवश्यक है, चाहे कोई भी किसी या कोर्ट में शादी करे, किसी दूसरे धर्म में जाके शादी करे, पर वहां शादी करेंगे तो माता पिता की अनिवार्यता निश्चित है। तो ये जितने भी गलतियां हो रही है सुधर जाएगी। और किसी की भी सूटकेस में लाश नहीं मिलेगी, किसी की ड्रम में लाश नहीं मिलेगी। मिलेगी क्या? खाली और खाली लोगों को आक्रोशित करके, भीड़ इकट्ठी करके प्रदर्शन कराने से सरकारों से कुछ नहीं होना है। आज हिंदूवादी सरकार है और वो बोलती कि लव जिहाद के माध्यम से यदि कोई मुस्लिम लड़का किसी लड़की को भेला फुसला के ले जा रहा है, तो हम चाहते हैं कि आप ये कानून बना दो। ये कानून बना दोगे तो ना तो धर्म का कोई ले जाएगा, ना किसी जाति का कोई ले जाएगा, ना किसी की लड़की हम लेके आएंगे, ना किसी की दे के आएंगे, क्योंकि जो भी लेके जाएगा उसके ऊपर सीधी कानूनी कार्रवाई होगी और उसको आजीवन कारावास दो। मैं तो बोलता हूँ फांसी दो यदि कोई किसी को भगा के ले जाता है। हमें हमारी इज्जत बचानी है तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा। आप हम सब, जो भी बेटी का बाप है उसको ये दर्द मालूम है कि यदि उसकी बेटी किसी दूसरे के साथ चली गई तो वो गिड़गिड़ाएगा सरकार के सामने, पर उसकी बेटी वापस नहीं आएगी। और उसके साथ गलत होने के बाद भी वो माँ बाप उसके माने जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वो मेरी इज्जत उछाल के गए। हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं और इज्जत, और जैसे शहरी परिवेश वालों को भी पता है कि बेटी जब जाती है तो उसकी इज्जत की वैल्यू क्या है। आप और हम अच्छे से समझते हैं। इसको मैं समझा नहीं पा रहा हूं कि किस प्रकार से अपनी भावनाओं को रखूं, पर आप सब समझदार है कि जो बेटियां भाग के शादी करती है उसके माँ बाप और उसके परिवार पे क्या बीतती है। भले वो राजपूत समाज का हो, चाहे वो दलित समाज का हो। दलित समाज का भी व्यक्ति कभी नहीं चाहता कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग के जाए। न ही मुसलमान कोई चाहता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग के जाए, ना हिंदू चाहता है कि उसकी बेटी किसी के साथ भाग के जाए। उसके अरमान होते हैं पूरी जिंदगी एक पिता कमाता है और इसलिए कमाता है कि मेरे बच्चों की शादियां अच्छे से करूंगा, उसके लिए पूरा जीवन लगा देता है। और जब ऐसी हरकतें हो जाती है तो कहीं ना कहीं हमें को हमारा शरीर, जो समाज के सामने हमारा सिर है वो नीचा करना पड़ता है। ये पगड़ी का जो मान है वो खत्म हो जाता है। तो इस मान को बचाने के लिए 21 दिसंबर के कार्यक्रम में आना और अपनी उपस्थिति दर्ज करा के बताना कि हम इन मुद्दों और मांगों के साथ समर्थन में है। अब ज्यादा मैं आपके सामने बात नहीं रख पाऊंगा और बड़े बुजुर्गों से फिर से माफी चाहूंगा कि आपको बोलने का मौका नहीं मिला। हम आपको सुनते तो हमें कहीं ना कहीं नई ऊर्जा मिलती है और आपकी बातों से जो हमसे कुछ गलतियां हो रही है उनकी हमें जानकारी मिलती है। जय माता दी, जय माता।